आज हम अध्ययन करेंगे जॉन लॉक के सरकार के सिद्धांत के बारे में। जॉन लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था को मनुष्यों ने समझौते के द्वारा समाप्त करके एक नए समाज की स्थापना की है और इसकी स्थापना करने का उद्देश्य अपनी कठिनाइयों को दूर करना तथा अपने प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करना था। जनता ने शासक को सभी अधिकार नहीं सौंपे थे, केवल वही अधिकार दिए थे जिससे जीवन, स्वतंत्रता तथा संपत्ति की रक्षा हो सके। इसलिए लॉक ने सरकार को सरकार न कह करके एक ट्रस्ट का नाम दिया जिसे जनता के समान अधिकार प्राप्त नहीं है। सरकार के तो जनता के प्रति कर्तव्य ही है कि वह ट्रस्ट के अनुसार काम करे। यदि सरकार ट्रस्ट की मर्यादाओं का अतिक्रमण करती है तो समुदाय को सरकार को भंग करने का अधिकार प्राप्त है। लॉक के राजनीतिक दर्शन में राज्य एवं सरकार में कोई स्पष्ट अंतर नहीं मिलता। इसके अनुसार सामाजिक समझौते से ही राज्य का निर्माण होता है, न कि सरकार का। अब सरकार की स्थापना कैसे की जाती है? लॉक कहता है कि सामाजिक समझौते के माध्यम से नागरिक समुदाय समाज की स्थापना हो जाने के बाद सरकार की स्थापना किसी समझौते के द्वारा नहीं वरन एक न्यास के द्वारा, एक ट्रस्ट के द्वारा करता है। लॉक का सरकार को समाज के अधीन रखना इस बात पर जोर देता है कि सरकार जनता के हित के लिए है। अपने कार्य में असफल रहने पर सरकार को बदला भी जा सकता है। अगर हमें ऐसा महसूस होता है कि सरकार जनता के हितों में कोई भी कार्य नहीं कर पा रही है या सरकार स्वार्थी हो गई है, तो ऐसी स्थिति में सरकार को बदला भी जा सकता है। लॉक कहते हैं कि राज्य एक समुदाय है जो लोगों के समझौते के द्वारा संगठित किया जाता है, परंतु सरकार वह है जिसे यह समुदाय या समाज अपने कर्तव्यों को व्यवहारिक स्वरूप देने के लिए एक न्यास की स्थापना करके स्थापित करता है। लॉक कहता है कि समुदाय के बिना संप्रभु के सहयोग के इस ट्रस्ट की स्थापना करता है। लॉक ने कहा कि शासन के विघटन होने पर भी राज्य कायम रहता है, यानी शासन कितना भी विघटित हो जाए लेकिन राज्य हमेशा कायम रहेगा। सरकारें टूट जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं, लेकिन शासन स्थिर रहता है। यानी लॉक का शासन या सरकार सिर्फ जनता का ट्रस्टी है और वह जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। इसकी शक्तियों का स्रोत जनता है, मूल समझौता नहीं। इसके बाद आते हैं सरकार के कार्य, फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट। सरकार की स्थापना के बाद जॉन लॉक सरकार के कार्यों के बारे में बताता है और वो कहता है कि सरकार को प्रत्येक व्यक्ति के जीवन, संपत्ति और स्वतंत्रता की रक्षा करनी चाहिए। मनुष्यों के राज्य में संगठित होने तथा अपने आप को सरकार के अधीन रखने का महान और मुख्य उद्देश्य अपनी अपनी संपत्ति की रक्षा करना है। तो लॉक के अनुसार सरकार के 3 कार्य होते हैं। पहला कार्य होता है व्यवस्थापिका के माध्यम से समस्त विवादों का निर्णय करना, सामान्य जीवन को व्यवस्थित करना, उचित अनुचित, न्याय अन्याय का मापदंड निर्धारित करना। दूसरा है सरकार के कार्यपालिका संबंधी कार्य जैसे युद्ध की घोषणा करना, नागरिकों के हितों की रक्षा करना, शांति स्थापित करना तथा अन्य राज्यों से संधि करना और न्यायपालिका के निर्णयों को कार्यान्वित करना। ये कार्य कार्यपालिका के द्वारा किए जाते हैं। और तीसरा कार्य होता है व्यवस्थापिका का, यानी
व्यवस्थापिका का कार्य एक ऐसी निष्पक्ष शक्ति की स्थापना से संबंधित है जो कानूनों के अनुसार विवादों का निर्णय कर सके। तो लॉक कहता है कि सरकार अपने अधिकारों का प्रयोग कभी भी अपनी इच्छा के आधार पर नहीं कर सकती। सरकार की शक्तियाँ उनके पास जनता की धरोहर की तरह हैं। वह जनता द्वारा स्थापित न्यास है जिसे समाज को वापस लेने का अधिकार प्राप्त है। जब सरकार ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन न करे तो उसे बदलने का अधिकार जनता के पास निहित है। तो लोग कहता है कि तीनों शक्तियों के अलग अलग होने से सरकार के 3 अंग बन जाते हैं। कौन कौन से 3 अंग होते हैं ये बताया है लोग ने। सबसे पहला है विधानपालिका शक्ति, विधायिका शक्ति यानी लेजिस्लेटिव पावर। सरकार न्याय तथा अन्याय का मापदंड तथा समस्त विवादों का निर्णय करने के लिए एक सामान्य मापदंड निर्धारित करती है और व्यवस्थापिका समुदाय की सर्वोच्च शक्ति को धरोहर के रूप में प्रयोग करती है। फिर भी शासन के अंदर वह सबसे महत्वपूर्ण और सर्वोच्च होती है। शासन के स्वरूप का निर्धारण इस बात से होता है कि इस विधायिनी शक्ति का प्रयोग कौन करता है, किसके द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। तो लोग का कहना है कि यदि वह शक्ति निरंकुश शासक के हाथ में होती है तो जनता का जीवन कठिन हो जाता है और विधायिका की शक्ति निरंकुश नहीं होती, उसे मर्यादा में रह करके कार्यों को करना पड़ता है। विधायिका कभी भी अपनी मनमानी नहीं कर सकती। उसकी शक्तियों का प्रयोग केवल जनता की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही होता है। यह केवल समाज हित में ही कार्य करेगी। किसी भी व्यक्ति को विधायिका उसकी संपत्ति से वंचित नहीं कर सकती और व्यवस्थापिका को नागरिकों के प्राकृतिक अधिकारों का भी सम्मान करना पड़ता है और वह वैधानिक शक्तियों का प्रयोग किसी दूसरे को नहीं दे सकती। इसलिए जो व्यवस्थापिका है या विधायिका है वो सर्वसम्मति के सिद्धांत के अनुसार ही अपने कार्यों को संपादित करती है। इसके बाद आती है कार्यपालिका शक्ति यानी एग्जीक्यूटिव पावर्स। यह शासक का दूसरा अंग होता है। लॉ कहता है कि कानून लागू करने के अतिरिक्त न्याय करने का भी अधिकार प्रदान किया जाता है। अतः कार्यपालिका को न्यायपालिका से अधिक शक्तियाँ प्रदान की हैं और यह एक ऐसी निष्पक्ष शक्ति है जो कानून के अनुसार व्यक्तियों के आपस के झगड़ों का निर्णय करती है। प्राकृतिक अवस्था में प्राकृतिक कानून को लागू करते समय यह संभावना रहती थी कि मनुष्य अपने स्वार्थ, अपने प्रतिशोध और क्रोध से प्रभावित हो सकता है, तो उसकी सहानुभूति संसद के साथ होते हुए भी उसने शासन की निरंकुशता पर रोक लगाने के लिए इन शक्तियों का विभाजन किया। इसलिए उसने कार्यपालिका को न्याय संबंधी अधिकार दिए, क्योंकि व्यवस्थापिका तो कुछ समय के लिए सत्र में रहती है जबकि कार्यपालिका की तो हमेशा ही आवश्यकता पड़ती रहती है। इसलिए कार्यपालिका को जनता के कल्याण में कानून को बनाने का अधिकार प्राप्त है। यह कार्यपालिका का एक विशेष अधिकार है। वास्तव में जॉन लॉक की कार्यपालिका व्यवस्थापिका की उसी प्रकार दृष्टि है जिस प्रकार उसकी विधायिका समस्त समुदाय की दृष्टि है। तीसरी शक्ति आती है संघपालिका शक्ति, फेडरेटिव पावर, यानी इस अंग का कार्य दूसरे देशों के साथ संधियां करना है। इसका संबंध विदेश नीति से है। यह अंग दूसरे लोगों की सुरक्षा और हितों की रक्षा के लिए विदेशों में
प्रबंध करती है, युद्ध की घोषणा करती है, शांति स्थापित करती है, दूसरे राज्यों से संधि स्थापित करती है और इस संघीय कार्यपालिका की शक्ति के अंतर्गत ये सारे कार्य आते हैं। जो संघीय पालिका है वह शक्ति के क्रियान्वयन के लिए शासन के पृथक अंग की व्यवस्था न कर लोक इसे कार्यपालिका के अधीन ही रखने का सुझाव देता है। तो लोक का कहना है कि व्यवस्थापिका के कानूनों द्वारा संघीय शक्ति का संचालन नहीं हो सकता, इसलिए इसका संचालन तो प्रखर बुद्धि और गहन विवेक वाले व्यक्तियों पर ही निर्भर करता है। अब सरकार के 3 रूप हैं। 3 रूप कौन से हैं? लोक कहता है कि सरकार का स्वरूप इस बात पर निर्भर करता है कि बहुमत समुदाय अपनी शक्ति का प्रयोग किस प्रकार से करना चाहता है। इस आधार पर सरकार के 3 रूप हो सकते हैं। पहला रूप होता है प्रजातंत्र का, जिसे हम जनतंत्र भी कह सकते हैं। यदि व्यवस्थापिका शक्ति समाज स्वयं अपने हाथों में रखता है तथा उन्हें लागू करने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति करता है, तो शासन का स्वरूप प्रजातंत्रीय हो जाता है। यानी अगर व्यवस्थापन की शक्ति समाज अपने हाथों में रख ले और उसे लागू करने के लिए अपने ही अधिकारियों की नियुक्ति कर दे, तो इसका रूप प्रजातंत्रीय समझा जाएगा। और दूसरा होता है अल्पतंत्र, यानी जिसको हम कहते हैं कम मात्रा में जिसमें लोग होते हैं। यानी यदि समाज की व्यवस्थापिका शक्ति बहुमत द्वारा कुछ चुने हुए व्यक्तियों या उनके उत्तराधिकारियों को दी जाती है, तो वो सरकार अल्पतंत्र की सरकार कही जाती है। और तीसरी होती है राजतंत्र, यानी यदि व्यवस्थापिका की शक्ति केवल एक व्यक्ति को दी जाती है, तो शासन का रूप राजतंत्रात्मक कहलाता है, जहाँ पर केवल एक व्यक्ति राजा होता है, जिसे हम राजा की श्रेणी में लाते हैं। इसके अलावा जॉन लॉक ने शक्ति पृथक्करण की व्यवस्था भी की है, सेपरेशन ऑफ पावर्स। सरकार के जिन 3 अंगों की स्थापना की है लॉक ने, व्यवस्थापिका की, कार्यपालिका की, यानी उसने व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिका में स्पष्ट और अनिश्चित उसका पृथक्करण स्वीकार किया और कार्यपालिका को विधायिका के अधीनस्थ बना दिया। लॉक इन दोनों शक्तियों के एकीकरण पर असहमति जताते हुए कहता है कि जिन व्यक्तियों के हाथ में कानून निर्माण की शक्ति होती है, उनमें कानूनों को क्रियान्वित करने की शक्ति अपने हाथ में ले लेने की प्रबल इच्छा हो सकती है, क्योंकि शक्ति हथियाने का प्रलोभन मनुष्य की एक महान दुर्बलता है। इसलिए लोग कहता है कि कार्यपालिका का सत्र हमेशा चलते रहना चाहिए, व्यवस्थापिका के लिए ऐसा आवश्यक नहीं है। हालांकि लोक शक्तियों का पृथक्करण करता है, परंतु कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के कार्य को एक ही अंग को सौंपने की बात करता है। वेबर कहते हैं कि लॉक ने उस शक्ति पृथक्करण की अवधारणा का प्रतिपादन नहीं किया है जो हम आगे चल करके अमेरिका के संविधान में देखते हैं, क्योंकि अमेरिका के संविधान में जो शक्तियों का पृथक्करण है कि शासन का कोई भी अंग अन्य अंगों से सर्वोच्च नहीं है, जबकि लॉक ने विधायिका की सर्वोच्चता का प्रतिपादन किया था। अतः लॉक का दर्शन शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का असली जनक नहीं है, बल्कि उसके दर्शन में हमें केवल उसका बीजारोपण का रूप ही देखने को मिलता है। अब इसके बाद में लॉक कहता है कि अगर हमने सरकारों का उत्पादन कर दिया, सरकारें बना ली, तो उन सरकारों को असीमित नहीं होना चाहिए, उन सरकारों की सीमाएं हमें निश्चित करनी चाहिए। तो लॉक जो है कानूनी प्रभुसत्ता के सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं करता, वह कानूनी सार्वभौम को, लोकप्रिय सार्वभौम को सौंप देता है। वह एक ऐसी सरकार के पक्ष में रहता है जो शक्ति विभाजन के सिद्धांत पर आधारित रहती है, इसलिए वो अपने सरकार में कुछ सीमाओं को निश्चित कर देता है, जैसे कि वह सरकार जनहित के विरुद्ध कोई भी आदेश नहीं दे सकती।
यानी सरकार व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों का उल्लंघन या उन्हें कम या उन्हें समाप्त भी नहीं कर सकती। इसके अलावा सरकार निरंकुशता के साथ शासन नहीं कर सकती। जो भी वो कार्य करेगी वो कानूनों के अनुरूप ही होने चाहिए। कानून से पृथक होकर के सरकार किसी भी तरह का कोई भी कार्य नहीं कर सकती। इसके अलावा कोई भी सरकार प्रजा की सहमति के बिना टैक्स या कर नहीं लगा सकती। इसके अलावा इसके जो कानून हैं वो प्राकृतिक कानूनों तथा दैवीय कानूनों के अनुसार ही होने चाहिए। तो इस तरह की कुछ लिमिटेशंस, कुछ सीमाएं लोक ने अपनी सरकार पर लगाई हैं। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ आलोचकों ने लोक के सरकार के सिद्धांत की आलोचना की हैं, जो कुछ बिंदुओं में हम उनको स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे आलोचक कहते हैं कि सरकार और राज्य में लोक ने किसी भी तरह का कोई भेद स्पष्ट नहीं किया है। यानी लोक के इस सरकार के सिद्धांत में हमें स्पष्टता दिखाई नहीं देती है। कभी राज्य को सरकार के अधीन माना है, कभी दोनों को समान अर्थों में प्रयोग कर दिया है। इसके अलावा लोक का जो राज्य का वर्गीकरण है वो अवैज्ञानिक है। उनका वर्गीकरण राज्य का नहीं है बल्कि सरकार का है, क्योंकि उसने विधायी शक्ति जो सरकार का एक तत्व होती है उसके आधार पर राज्य का वर्गीकरण कर दिया है। इसके अलावा आलोचक कहते हैं कि जो विधायिका शक्ति है वो समुचित प्रयोग नहीं कर सकती। तो लोक के सिद्धांत में समुदाय की शक्ति ट्रस्ट के रूप में सरकार की विधायी शक्ति के पास आती है, परंतु उसे अपनी श्रेष्ठता को प्रदर्शित करने का अवसर नहीं मिलता। तो समुदाय की शक्ति तभी सक्रिय हो सकती है जब सरकार का विघटन होता है। इसके अलावा लोक के पास सरकार को हटाने का कोई मापदंड नहीं है जिसके आधार पर यह निर्णय किया जा सके कि सरकार ट्रस्ट का पालन कर रही है या नहीं कर रही है। और फिर यह भी प्रश्न उठ जाता है कि इस बात का निर्णय कौन करेगा कि सरकार ट्रस्ट के कानूनों का पालन कर रही है, ट्रस्ट के कहने के आधार पर काम कर रही है या ट्रस्ट के विरुद्ध काम कर रही है। ये कैसे पता लगे? कौन इस बात का जजमेंट देगा कि सरकार ट्रस्ट के आधार पर ही कार्य कर रही है? तो ये सभी आलोचनाएं आलोचकों के द्वारा की गई है कि वास्तव में लोक का जो सरकार का सिद्धांत है वो एक कल्पना मात्र है, व्यवहारिक नहीं। लेकिन फिर भी आधुनिक शासन प्रणालियों में सरकार के जिन अंगों और कार्यों को मान्यता मिली है वे लोक के दर्शन का महत्व स्थापित करते हैं। अतः लोक का सीमित सरकार का सिद्धांत आधुनिक युग में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत माना जाता है।